नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो मनी 9 में। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप जुड़ चुके हैं इस समय मनी 9 के लाइव एडिशन में। आज हम आपके सवाल लेंगे और गेस्ट से जवाब लेंगे, बाजार के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, फिलहाल बाजार का हाल थोड़ा अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स में जहां जोमैटो, टाटा स्टील, एम&एम, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स और एशियन पेंट ने गेनर्स को थोड़ी लीड दी है, वहीं L&T, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, HUL, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, साथ ही साथ मारुति सुजुकी ने इंडसइंड को लाल निशान में कारोबार करने के लिए थोड़ा मजबूर कर दिया है। सेक्टर स्पेसिफिक सबका प्रदर्शन थोड़ा मिला जुला देखने को मिल रहा है। 13 में से 7 सेक्टर हरे रंग में कामकाज करते नजर आ रहे हैं, जिनमें बढ़त मामूली सी है। वहीं स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। मतलब बाजार किस और चाल चलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी गेस्ट मार्केट एनालिस्ट रचना वैद्य जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। तो रचना जी से सवाल लेंगे, जानेंगे कि आखिर बाजार में चल क्या रहा है, बाजार की उठापटक क्यों देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी गेनर्स, लूजर्स, इनकी जानकारी दे देता हूं। फिर मैडम की तरफ चलेंगे, मैम से जानेंगे कि बाजार का हाल क्यों है इस समय ऐसा लाल लाल क्यों दिखाई दे रहा है। तो आप बता दूं मैं आपको, निफ्टी गेनर में ग्रासिम, श्रीराम फाइनेंस, एम&एम, बजाज ऑटो, हिंडाल्को, ये निफ्टी गेनर्स में है। टॉप लूजर्स की बात करें निफ्टी के तो कोल इंडिया, अडानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, अपोलो हॉस्पिटल और NTPC ये टॉप लूजर्स में शामिल हैं। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान जिंक, प्रेस्टीज एस्टेट, भारती हेक्साकॉम, ओबराय रियलिटी ये मिड कैप गेनर्स में शामिल हैं। मिड कैप लूजर्स में येस बैंक, ओला इलेक्ट्रिक, सुजलॉन एनर्जी, वोडाफोन आइडिया और BHEL शामिल हैं। स्मॉल कैप गेनर्स की बात कर लेते हैं। KIOCL, NFL, इंडियन मेटल्स, RCF, स्टर्लिंग टूल्स ये स्मॉल कैप गेनर्स में हैं। और स्मॉल कैप लूजर्स में एप्टस वैल्यू, इंडोस्टार कैपिटल, अवनीत फीड, HG इंफ्रा जैसे नाम इसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं टॉप लूजर्स के अंदर स्मॉल कैप में। तो चलते हैं मैडम की तरफ, देखते हैं आखिर बाजार में ये उठापटक देखने को क्यों मिल रही है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार का हाल ऐसा क्यों है। फिलहाल निफ्टी 24,524 पर ट्रेड कर रहा है, करीबन 192 अंकों का यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स की बात करें तो आज सेंसेक्स ने सुबह के टाइम, ओपनिंग के टाइम थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, खुलते के साथ ही अपना रिकॉर्ड हाई टच कर दिया था, लेकिन फिर बाजार गिरा और 80,634 के करीब इस समय ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 738 अंक की गिरावट यहाँ भी दिख रही है। तो मैम, मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर बाजार में ये गिरावट देखने को मिल क्यों रही है। और सेंसेक्स ने तो अच्छा खासा प्रदर्शन करा स्टार्ट होते ही, लेकिन फिर एकदम से नीचे लुढ़क गया। तो आपको बाजार की चाल कैसी लग रही है और क्या देख रही हैं आप? जी, गुड आफ्टरनून। और यस, मार्केट में काफी काफी हाई वॉलेटिलिटी है। अगर निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें, वी हैव बीन रेंज बाउंड सिंस मोर देन 2 वीक्स नाउ। करीब करीब 12 मई से हम रेंज बाउंड चल रहे हैं और आज हम उस रेंज के लोअर बाउंड्री पे अभी जाके पहुंचने को रेडी है। और जब हमने दिन सुबह शुरू किया था, वी वर राइट इन द सेंटर ऑफ द रेंज। एंड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गिरावट का सुबह एक्चुअली स्पीकिंग, ट्रूली स्पीकिंग नहीं संकेत लग रहा था। बट देन मार्केट हैज इट्स ओन वेज, उस हिसाब से वो प्ले आउट हुआ है एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द स्क्रीन। कई मूव्स ऐसे होते हैं जो पहले दिन के मार्केट के सेटअप से, चार्ट के सेटअप से विजिबल होते हैं, और कई बार मार्केट ओपनिंग के बाद अपना रुख बदलती है। तो जैसे प्ले आउट होता है वैसे वी हैव टू चेंज आवर स्टेंस एज वेल। अब हम नियर टू द लोअर एंड ऑफ द बाउंड्री है। लोअर एंड ऑफ द बाउंड्री बनता है 24,600 के आसपास और निफ्टी जून फ्यूचर्स। अगर 24,600 होल्ड कर गया वेल एंड गुड, फिर दोबारा से एक अटेम्प्ट हो सकता है रेंज की अपर बाउंड्री की तरफ जाने के लिए 24,600 से लेके 25,100 तक। लेकिन इन एनी केस अगर 24,600 टूटता हुआ नजर आया, देन वी आर इन फॉर अ मच बिगर ट्रबल, जिस केस में हम फिर सीधा 24,200 की तरफ भी जा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ 24,600 का सपोर्ट अभी भी है एंड वी कैन ओनली कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो सपोर्ट होल्ड कर जाए। जी, तो मतलब ये मुनाफा वसूली के अलावा कोई बड़ा ऐसा कारण फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है?
ऐसे ही देखा जाए सी इसे मैम? मुनाफा, या मुनाफा वसूली ही हो सकती है। एंड इट इज बेसिकली मार्केट के स्विंग में काफी वर्टिकल राइज था। 7 अप्रैल से लेके 12 मई तक जो स्विंग हुआ है काफी शार्प था। तो उसके बाद इट इज ओनली नेचुरल फॉर द मार्केट टू कंसोलिडेट फॉर सम टाइम। और विद इन द रेंज जब कंसोलिडेट करती है तो पेनफुल होता है। कंसोलिडेशन इज ऑलवेज अ प्रोसेस एंड नॉट एन इवेंट, एंड इट इज ऑलवेज मोर ऑफन देन नॉट इट इज अ पेनफुल वन। तो उस हिसाब से शार्प एक सवा एक महीने के स्विंग के बाद 15 दिन का मार्केट ने रेस्ट लिया है। एंड देखते हैं और कितने दिन ऐसे रेस्टिंग मोड में रहता है। बट बेसिकली शार्प स्विंग के बाद का कंसोलिडेशन है। 7 अप्रैल ऑनवर्ड जो स्विंग था वो काफी वर्टिकल था। जी, तो कुल मिलाकर फिलहाल ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है जिसकी वजह से आप सोचें कि बाजार क्यों गिर रहा है। मुनाफा वसूली हो सकती है, लेकिन थोड़ा संभलने में समय लग सकता है, तो आप बस बाजार में पैनी नज़र बनाए रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे दर्शक इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब के ज़रिए जुड़े हुए हों, वो हमसे सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्ट लाइव। और ये सवाल हम हमारे जो 7 गेस्ट जुड़ी हैं उनसे पूछेंगे और आपके सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि बाज़ार पर चर्चा के लिए हम इस समय बातचीत कर रहे हैं और आप हमसे जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और अपने सवाल लिखकर भी भेज सकते हैं, और साथ ही साथ लाइव के दौरान डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहले हम YouTube पे जो दर्शक जुड़े हैं उनके सवाल लेते चलते हैं, फिर जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे उनके सवाल लेते रहेंगे। तो पहला सवाल ले लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस पे है पहला सवाल। 493 की इनकी बाइंग प्राइस है और 100 शेयर है मैडम। तो क्या सलाह रहेगी आपको, आपकी इनको क्या करना चाहिए इन्हें? जी, श्रीराम फाइनेंस पे एज ऑफ नाउ दिस काउंटर इज आल्सो इनटू अ रेंज बाउंड मूवमेंट। काफी 2-3 महीने की यहाँ पे रेंज बनी हुई है और उसी रेंज के अंदर ये फंसा हुआ है एज ऑफ नाउ। और अगर आप उस रेंज की बाउंड्री की बात करें तो 600 रुपीज पे आती है इसकी लोअर बाउंड्री, एंड अपर बाउंड्री इज एट अराउंड 700 रुपीज। तो 600 से 700 के बीच में दिस इज रोटेटिंग। एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स कैन बिकम पॉजिटिव अगर ये 660 के ऊपर एक बार क्लोजिंग देना शुरू कर दे। अभी 650 पे तो ऑलरेडी है, मीनिंग राइट इन द सेंटर ऑफ द रेंज। 10 रुपया फर्दर अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बायस क्रिएट होना चाहिए। 660 के ऊपर दिस बिकम्स रेडी टू मूव टुवर्ड्स 700। तो currently it is, you can say, in a neutral zone, but 10 rupees higher can make it positive, and similarly 10 rupees lower could make it negative as well. तो देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले दिनों में ओवरऑल मार्केट के साथ साथ ये कहाँ पे अपना जो रुख है वो बनाता है। फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव ये अच्छा है। लॉन्ग टर्म नजरिए से देखा जाए तो दिस इज गुड लेवल टू एंटर ऑल्सो। और अगर किसी ने लोअर लेवल से एंटर करके रखा है किसी के पोर्टफोलियो में अगर ऑलरेडी है तो उनको 590 के आसपास अपना एसएल जो है वो ट्रेल करके ले लेना चाहिए। लॉन्गर टर्म नजरिए से इसमें 750-800 तक के टारगेट बन सकते हैं फ्रॉम अ होराइजन ऑफ 1 ईयर प्लस। फ्रॉम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव पॉजिटिव अबाउट 660। जी, तो श्रीराम फाइनेंस इज़ अ गुड स्टॉक फॉर यू। आप लोग इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं और बाकी मैम की दी हुई सलाह को फॉलो भी कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। सुपर चैट के ज़रिए सुरेंद्र जी का सवाल आया है, क्रिसल पर है इनका सवाल और लिख रहे हैं 175 एट 840 सेल और होल्ड, क्या सलाह रहेगी मैम? I didn't get the name of the stock. इट्स CARYSIL, CARYSIL. Okay, Carousel. Okay. Right. All right. This counter is currently in an uptrend with a strong momentum as well. And यहाँ पे prices actually near term से देखा जाए तो थोड़े overstretch भी लग रहे हैं because of the sharp rise in the last 2-3 days. And अगर किसी ने already enter कर रखा है इसमें from a shorter term perspective तो उनको अपना एसएल जो है वो ट्रेल करके 860-65 के आसपास रख लेना चाहिए और पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। ये काउंटर अपने को 9-20-30 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे आने वाले 1 और 2 मंथ्स में, ऐसे हाई प्रोबेबिलिटीज है।
9:30 के आसपास जब ये पहुंचेगा तो बुकआउट के लिए भी रेडी रहना चाहिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 60-65 के आसपास, 865 के आसपास रख लेना चाहिए। अगर कोई इसमें फ्रेश एंटर करने की सोच रहा है तो उनके लिए दिस इज नॉट द राइट लोकेशन, नॉट द राइट प्राइस, उनको पुल बैक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। From a higher time frame perspective, this is looking good, and from longer term time frame, this can show us levels of 1000 plus as well. जी, सुरेंद्र जी का ही एक और सवाल है एनएफएल पर। 100 के भाव पे इन्होंने 999 शेयर खरीदे हुए हैं। शॉर्टर टर्म के लिए ये इसको लेकर रखना चाह रहे हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी मैम? देखिए, शॉर्टर टर्म के लिए ये अच्छा है, और रिसेंटली फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इन सब के लिए एक न्यूज भी आई थी विच वाज फेवरिंग दीस सेक्टर्स, दिस इंडस्ट्री बेसिकली। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना चाहिए। इनफैक्ट हमने ये अपने क्लाइंट्स को थोड़े दिन पहले ही दे रखा है एज ए डिस्क्लोजर, एंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से टारगेट हो सकता है 120 तक का, और जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है उनको अपना एसएल जो है वो 93 के करीब रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म का टारगेट 120 के करीब, एंड थोड़ा अगर आपका मीडियम टू लॉन्गर टर्म का होराइजन है तो इट कैन शो अस लेवल्स ऑफ 140 प्लस एज वेल, बट दैट विल टेक 1 ईयर प्लस टाइम फ्रेम। जी, अगला सवाल ले लेते हैं यूट्यूब लाइव से जुड़े हुए हमारे दर्शक फिरोज खान जी। फिरोज जी के पास है वेल्सपन लिविंग का शेयर है, 134 की इनकी बाइंग है, 134 के प्राइस पे इन्होंने खरीदा हुआ है। जानना चाह रहे हैं कहाँ तक जा सकता है ये शेयर आगे, और इनको इसमें क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? वेल्सपन लिविंग की बात है ना? जी हाँ, वेल्सपन लिविंग में करंटली पिछले कुछ महीनों में स्ट्रॉन्ग फॉल आया हुआ है काउंटर में। हालांकि प्राइस अभी सपोर्ट से थोड़ा सा नजदीक है, एंड दैट सपोर्ट हैपेंस टू बी समवेयर अराउंड द प्राइस ऑफ 120। तो 120 के आसपास के सपोर्ट में अगर ये होल्ड कर जाता है तो दैट इज अ गुड प्लेस टू गो लॉन्ग इन दिस। 120 के आसपास की अगर आपकी एंट्री है तो आपका एसएल होना चाहिए करीब करीब 100-102 के आसपास, एंड वहां से अगर ये सपोर्ट होल्ड कर गया और स्टॉक धीरे धीरे टर्न करेगा तो अपसाइड पे दोबारा से स्विंग्स बन सकते हैं जो 140 प्लस की तरफ एंड 160 प्लस की तरफ इस काउंटर को आने वाले टाइम में ले जाएंगे। लेकिन ये पूरी फॉर्मेशन अभी चार्ट पे रेडी नहीं है। अभी चार्ट का प्राइस भी 130 के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो थोड़ी सी गिरावट पे बाइंग होनी चाहिए और पेशेंस दिखाना पड़ेगा। इसका चार्ट सेटअप रेडी नहीं है कि आपकी एंट्री के बाद एकदम से यू एक्सपेक्ट इट टू रोर एंड राइज नहीं होगा। लेकिन अगर 120 होल्ड कर गया और वहां से धीरे धीरे करके अगर एवरेजेस वगैरह टर्न होने शुरू हो गए तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में दिस कुड डू वेल। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। शोभा बोरा जी का सवाल है, आयनेक्स विंड का टारगेट जानना चाह रहे हैं। खरीद भाव यहाँ इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है ये आयनेक्स विंड? इनका टाइम फ्रेम क्या है इन्होंने बताया नहीं है, हम मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से बात कर लेंगे। अगर इनका लॉन्ग टर्म का होराइजन है फॉर आइनॉक्स विंड्स तो उनका टारगेट काफी बढ़िया हो सकता है। टारगेट कुड बी 260 रुपीज फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव, और अगर इनका मीडियम टर्म का होराइजन है तो 210 के आसपास का टारगेट रखें फ्रॉम अ 3 मंथ्स परस्पेक्टिव। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। विजय प्रजापति जी का सवाल है, आईओसी, एनएचपीसी, आईआरएफसी, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, इनका टारगेट जानना चाह रहे हैं। इन्होंने चारों एक साथ पूछ लिए हैं, लेकिन आप एक एक करके बता सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज आईओसी। ओके, टारगेट मीडियम टर्म के हिसाब से आईओसी इज लुकिंग गुड। पहली बात, दिस कुड डू वेरी वेल इन द कमिंग टाइम्स, और यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं करीब करीब 170 के टू बिगिन विद, और उसके बाद 190 के। तो फर्स्ट टारगेट शुड बी 170, एंड टाइम फ्रेम फॉर दिस कुड बी 6 मंथ्स प्लस, एंड 190 के लिए 1 ईयर प्लस। और एनएचपीसी था एक तो, जी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस यस, यू आर राइट, तो एनएचपीसी। करेक्ट, तो एनएचपीसी 85 के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसका भी चार्ट सेटअप बढ़िया है। 75 जब तक ये होल्ड करेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, वीकली क्लोजिंग बेसिस, तब तक गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि हमें मीडियम टर्म में 100 को क्रॉस करते हुए दिखेगा। और अगर आपका नजरिया उसके बाद भी लंबा है, इफ यू कीप ऑन होल्डिंग इट, तो 115-20 तक भी जा सकता है। जी, द नेक्स्ट वन इज आईआरएफसी। IRFC में एज ऑफ नाउ वी आर सिटिंग एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 140, जहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है करीब करीब 115 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। शॉर्ट टर्म का इसका टारगेट, मीडियम टर्म का इसका टारगेट हो सकता है करीब करीब 170,
और 1 ईयर प्लस टाइम फ्रेम में इस काउंटर को हम 200 की तरफ जाते हुए भी देख सकते हैं। 220 तक का इसका लॉन्गर टर्म में टारगेट बना सकते हैं। जी, और द लास्ट वन इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। Okay. IDFC First Bank में as of now we are sitting at a price of around 67 rupees and the stock is consolidating with a positive bias. यहाँ पे कैसे होना चाहिए 60 पे, 60 के ऊपर इसका बने रहना बहुत जरूरी है। और जब तक वीकली क्लोजिंग 60 के ऊपर बना रहता है तो यहाँ पे मीडियम टर्म का टारगेट हो सकता है करीब करीब 82 का एंड लॉन्गर टर्म का टारगेट हो सकता है 100 का। जी, अगला सवाल ले लेते हैं शोभित कपूर जी का। शोभित जी लिख रहे हैं सर्वोटेक रिन्यूएबल है इनके पास 160 के प्राइस पे, तो जानना चाह रहे हैं होल्ड करें या एक्यूमुलेट करें, क्या सलाह रहेगी आपकी? सर्वोदय, इट्स सर्वोटेक, SERVOTECH, सर्वोटेक रिन्यूएबल। ओके, ऑलराइट। सर्वोटेक में एज ऑफ नाउ वी आर सिटिंग एट अ प्राइस ऑफ 144, एक्सट्रीमली शार्प प्राइस दिया है आज इस काउंटर ने एंड अच्छी खासी रेंज बनी हुई थी यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स में से, जिसमें से आज ब्रेकआउट हुआ है। सो दिस इज लुकिंग वेरी राइप एंड रेडी फॉर अ फर्दर राइज। अभी हम 144 पे है, ये काउंटर जब तक 115 के ऊपर बना रहेगा तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस की आने वाले टाइम में हमें 175 एंड 195 की तरफ जाता हुआ दिख जाए। दिस इज लुकिंग रियली गुड। जी, शोभित कपूर जी का ही एक सवाल है अपोलो माइक्रो पर, ये इन्होंने 140 के प्राइस पे लिया हुआ है, इसमें क्या सलाह रहेगी आपकी? अपोलो माइक्रो अगर लिया है 140 के प्राइस पे तो ही इज मेकिंग वेरी गुड मनी एंड इनको अपना एसएल जो है उसको ट्रेल करना चाहिए एंड ले लेना चाहिए करीब करीब 180 पे, क्योंकि बने हुए गेन्स को टाइटली प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, खास करके इस तरीके के वर्टिकल राइज में। 180 के ऊपर ये बना रहता है तो आगे आप 210 तक का टारगेट भी लगा सकते हैं। जी, अगला सवाल संकेत चौधरी जी का ले लेते हैं। लिख रहे हैं शीला फॉर्म लिया हुआ है 651 के भाव पे, 651 के प्राइस पे लिया है, तो इसका टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। 651 पे लिया है इन्होंने, बट ये काउंटर इन्होंने सही नहीं सिलेक्ट करा है। दिस इज नॉट इन एनी काइंड ऑफ अप ट्रेंड और ना तो कोई यहाँ पे रिवर्सल के कोई साइन है, ना कोई बॉटम फॉर्मेशन के करीब साइन बने हुए हैं एज ऑफ नाउ। आगे जाके कुछ होए तो वो अलग बात है, इट कुड हैपन ओनली व्हेन इट क्रॉसेस अबव 700, उसके पहले पॉजिटिव दिखने का इस काउंटर का कोई चांस नहीं है मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक कि इसमें एसएल लगा के अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। I think one should take exit from this counter and put your money elsewhere, वरना opportunity cost भी तो लगती है और यहाँ से कैपिटल इरोड होता है। Nevertheless, फिर भी अगर बने रहना है तो आप 600 पे एसएल लगा सकते हैं। जी, अगला सवाल ले लेते हैं प्रीत कौर जी का। इनके पास संवर्धना मदरसन का शेयर है और प्राइस है 157 पे, इन्होंने कॉल ली है इसकी एक्चुअली एट 4.5, करंटली ट्रेडिंग एट 2.8, तो क्या सलाह रहेगी आपकी? संवर्धन मदरसन बेसिकली है अप ट्रेंड में, लेकिन 2-3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। इनके पास जून का कॉल होगा ऐसा मैं मान के चलती हूँ। यहाँ पे ये काउंटर अगर 150 के ऊपर बना रहता है तो एक दोबारा अपस्विंग जनरेट कर सकता है, स्पेशली इफ इट मूव्स अबव 152। लेकिन वो 150 का कैश में लेवल होल्ड करना जरूरी है। यू कैन लुक एट दिस एज अ सपोर्ट एंड अगर 152 क्रॉस होगा तो मोमेंटम रेडी हो जाएगा टू मूव टुवर्ड्स 159 एंड इन दैट केस हिज कॉल कुड गिव गुड मनी टू हिम। बट 150 होल्ड करना कैश में बहुत जरूरी है, दैट्स द अंडरलाइन। अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा तो इसके डेरिवेटिव में परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नेचुरली आएगी। तो 150 के सपोर्ट को ध्यान में रखें एंड 152 के ऊपर मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा जो 158 की तरफ लेके जा सकता है। जी, अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, इंद्रजीत सिंह जी हैं कोलकाता से, इनका सवाल ले लेते हैं। नमस्कार इंद्रजीत जी। रोहित जी और नमस्कार रचना मैम को भी। सर टीसीएस के 130 शेयर
3500 की कॉस्ट में है एंड आई कैन होल्ड इट फॉर 5 to 6 months। तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जी मैम, टीसीएस है इनके पास, 130 शेयर हैं 3500 के भाव पे, क्या करना चाहिए? टारगेट, आपकी सलाह। जी, अगर आपका नजरिया 6 मंथ्स तक का है तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि ये लॉइटर अराउंड करे या करेक्ट करे। इट हैज टू स्टार्ट मूविंग इन कमिंग 1.5 months एटलीस्ट। इन दैट केस आपके पास एक एसएल होना चाहिए करीब करीब 3300 का। 3300 के ऊपर इसका बने रहना बहुत ही जरूरी है, और ये आपको देखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, नॉट ऑन इंट्राडे बेसिस। जब तक ये 3300 के ऊपर क्लोजिंग देता रहेगा, देन इन दैट केस आप अपना टारगेट लगा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 3700 और उसके बाद 3850 भी लगा सकते हैं। और अगर ये दोनों टारगेट निकल जाएंगे, देन थर्ड टारगेट कम्स जो 4000 भी हो सकता है, बट वी कैन टॉक अबाउट दैट एज एंड व्हेन वी क्रॉस दोस लेवल्स। फॉर नाउ 3300 का होल्ड करना ऑन अ क्लोजिंग बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन एनी केस अगर ये लेवल डिस्टर्ब होता है, देन देयर इज अ रिस्क। जी, अगला सवाल ले लेते हैं कृष्णकांत जी का, ये यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत जी लिख रहे हैं, इन्फोसिस एंड एक्सिस बैंक कैन बी एक्यूमुलेटेड, प्लीज सजेशन एक्यूमुलेशन प्राइस। सो व्हाट्स योर सजेशन मैम ऑन इन्फोसिस एंड एक्सिस बैंक? सी आप कर सकते हैं, एक्सिस बैंक को तो कर ही सकते हैं, इन्फी को भी कर सकते हैं। आपको एक्यूमुलेशन करना है तो दिस इज डेफिनेटली अ गुड जोन फॉर मेनी ऑफ द आईटी नेम्स एंड इन्फी बीइंग वन ऑफ देम फॉर श्योर। एंड यहाँ पे 1540 के आसपास अभी भाव बैठा हुआ है। अगर ये आने वाले टाइम में 1600 क्रॉस करेगा तो इसमें मोमेंटम में एकदम से इंक्रीमेंट आ सकता है जो इस काउंटर को 1800 की तरफ लेके जा सकता है। सो इट बिकम्स वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट 1600। डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए 1500 को ध्यान में रखना चाहिए। 1500 के ऊपर इसका बने रहना ऑन अ क्लोजिंग बेसिस इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ गुड पॉइंट। अगर आपको इसमें एक्यूमुलेशन करना है तो कर सकते हैं। इन्फी के अलावा दूसरा इनका कौन सा नाम था? इन्फोसिस। इन्फी के अलावा इन्फोसिस एंड एक्सिस बैंक दो थे। एक्सिस बैंक था, राइट एक्सिस राइट। बैंक। एक्सिस बैंक, या एक्सिस बैंक में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इनके एक्सिस बैंक के लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के चार्ट्स अच्छे हैं, और यहाँ पे फिलहाल हम 1250 के करीब बैठे, 1175 के करीब। तो अच्छी बात है, कुछ दिनों से इसमें थोड़ी साइडवेज मूवमेंट और ब्रेकडाउन आ रहा है, तो इसको थोड़ा नीचे और आने देते हैं। करीब करीब 1150 के आसपास अगर आपको कहीं पे ये मिल जाता है, विच इज अ प्रोबेबिलिटी, मिल सकता है आने वाले दिनों में। 1150 के आसपास अगर एंट्री बन जाएगी आपकी, तो इट विल बी अ गुड एंट्री विद अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इन दैट केस आपका 1090 के आसपास एसएल रहना चाहिए, 1150 की एंट्री, और आपके टारगेट्स में हो सकता है 1250 और 1300 फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। जी, अगला सवाल ले लेते हैं परमार जी का, परमार प्रिंस नाम है इनका, और सवाल है एमआरपीएल पर। इन्होंने 167 के प्राइस पे एमआरपीएल लिया हुआ है, तो क्या इनको होल्ड करना चाहिए या इससे निकल जाना चाहिए? सलाह मांग रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी काफी पेन टॉलरेट कर लिया अगर 167 से एंटर करा था तो। नेवरदलेस गुड फॉर हिम कि लोअर लेवल से स्टॉक ने टर्न मारने की कोशिश करी है, एंड मेरे हिसाब से नाउ दिस इज ऑलरेडी वेल प्लेस्ड फॉर अ राइज। तो अब यहाँ तक आ गए, इतना पेन झेल लिया, तो अब निकलने का कोई मतलब नहीं है। 110 के आसपास फिर भी एसएल लगा ले, और इस काउंटर में मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में जैसे ही ये काउंटर 145 को क्रॉस करेगा, तो इसमें मोमेंटम में इंक्रीमेंट आना चाहिए जो इस काउंटर को अच्छा खासा राइज देके 180 एंड इवन 200 ओवर लॉन्गर टर्म पे लेके जा सकता है। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ होल्ड। जी, अगला सवाल ऋषिकेश जी का ले लेते हैं। ऋषिकेश जी के पास लोधा के शेयर हैं, 1420 की प्राइस है, इनकी खरीद भाव है। पूछ रहे हैं कहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जाए। ओके, स्टॉप लोडा लॉस में भी बता दीजिएगा। जी लोडा में सिचुएशन इज वेरी गुड ऑन चार्ट्स, एंड यहाँ पे पॉजिटिविटी आने वाले टाइम में कंटिन्यू होने के पूरे चांसेस है। ये काउंटर 1600 की तरफ जा सकता है। 1600 1605 के आसपास जब ये पहुंचेगा तो वहां पे इनको बुक करना चाहिए।
एंड स्टॉप लॉस के तौर पे इनको 1200 का नंबर रखना चाहिए। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं अजय पांडे जी का। ये भी यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरो मोटर पे है इनका सवाल। 4300 के प्राइस पे इन्होंने 26 जून की कॉल ली हुई है और 147 रेट पे सी ये ओके हाँ जी या सी ये काउंटर फिलहाल थोड़ा साइडवेज हो गया है, हालांकि बड़ा अच्छा राइज था और मुझे खुद ये था कि दिस कुड गो टुवर्ड्स 4500 डायरेक्टली, लेकिन ओवरऑल मार्केट भी सुस्त है, उसमें ये काउंटर भी थोड़ा सुस्त हुआ है। अब लोअर लेवल पे 4180 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। अगर ये सपोर्ट होल्ड कर गया, विच इज अ गुड चांस की होल्ड करेगा, 4180 अगर होल्ड कर गया तो ये 4600 की तरफ जाने के लिए निकलेगा। बट बिकॉज इज इन ऑप्शंस एंड द टाइम फ्रेम इज लिमिटेड, तो इनको ये अंडरलाइन के एसएल को बहुत स्ट्रिक्टली एडियर करना चाहिए, बिकॉज इनके पास ज्यादा टाइम भी नहीं रहेगा, मंथली वाली बात होती है। So it has to immediately settle down somewhere in the current zone, somewhere around the current zone, and start moving higher so that his call starts giving him money. तो 4180 का एसएल एंड अंडरलाइन में, और 4400 से 4600 4500 तक के टारगेट्स। जी। रिचा गुप्ता जी का अगला सवाल ले लेते हैं। ये भी यूट्यूब से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सवाल है इनका ओएनजीसी पर। लिख रहे हैं ओएनजीसी शेयर पे क्या करें। बाइंग प्राइस इनका 304 है और 70 इनके पास इसके शेयर हैं। क्या इन्हें एवरेज कर लेना चाहिए या फिर इससे निकलने की सलाह रहेगी? क्या आपका सजेशन रहेगा मैम ओएनजीसी पर? सी इनका काफी नुकसान ऑलरेडी हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स आर नॉट लुकिंग रियली गुड, और ये तब तक अच्छे नहीं लगेंगे जब तक ये 460 के ऊपर नहीं निकलेगा। तो थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, और पेन में ऑलरेडी है हमारे कॉलर। तो मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे अगर बने रहना है तो 220 के आसपास का एसएल लगाना होगा, बट आई बिलीव इट इज बेटर टू एग्जिट दिस एंड लुक एल्सवेयर। जब तक ये काउंटर 260 को क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें इंटरेस्ट लेके अपना कैपिटल, टाइम एंड मेंटल एनर्जी तीनों को ब्लॉक रखने का मतलब नहीं बनता। जी, अगला सवाल ले लेते हैं हिमांशु जी का। हिमांशु जी ने एक साथ 2-3 शेयरों पे अपना पोर्टफोलियो सामने रख दिया एक्चुअली, तो मैं एक एक करके आपसे पूछ लेता हूँ। द फर्स्ट वन इज बजाज हाउसिंग। 1000 शेयर हैं, 160 के प्राइस पे लिए हुए हैं। क्या सलाह रहेगी मैम? सी बजाज हाउसिंग में as of now we are sitting at a price of 122 and the counter has been sideways since quite some time. अच्छी बात यह है कि ये लोज नहीं बना रहा, लोज उसने कब से बनाना बंद कर दिया। इट इज सस्टेनिंग द लोअर लेवल्स। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये 125 क्रॉस करेगा तो मोमेंटम में इंक्रीमेंट आना चाहिए जो इसको 140 की तरफ लेके जाएगा। तो बने रहना चाहिए, 115 पे एसएल होना चाहिए और 140 का पहला टारगेट होना चाहिए टू बिगिन विद, और उसके बाद अगर लॉन्गर होराइजन है इनका तो नेचुरली 155-60 के तरफ भी ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिख सकता है, बट दैट विल टेक 1 ईयर प्लस टाइम। जी, इसके अलावा इनके पास एनएमडीसी है। 82 के प्राइस पे लिया है, 82 के प्राइस पे 1600 शेयर हैं इनके पास इसके। इसमें क्या सलाह रहेगी मैम? NFDC is looking very good, 71 पे है ये। जब तक 64 के ऊपर बना रहेगा तो वेरी गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि ये हमें 3 मंथ्स के अंदर अंदर 80 क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। एंड अगर आपका उससे लंबा नजरिया है तो आप इसको 90-95 की तरफ जाते हुए भी 1 ईयर प्लस टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। जी, इसके अलावा इनके पास एनएचपीसी भी है। 400 शेयर हैं इसके और 104 की खरीद है इनकी। NHPC we just recently discussed in a previous caller के साथ, but nevertheless यहाँ पे this is again looking good and यहाँ पे आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड पे इसके टारगेट्स हो सकते हैं 100 and even 115 की तरफ ओवर 1 ईयर प्लस टाइम फ्रेम। जी, एक और है इनके पास टाटा मोटर्स। 78 के प्राइस पे लिया हुआ है। माफ़ कीजिएगा, 78 तो शेयर हैं और 956 के प्राइस पे इन्होंने ये लिया हुआ है। इसमें क्या सलाह रहेगी मैम? काफी हायर लेवल पे इनकी एंट्री है
और इनको पेशेंस दिखाना पड़ेगा अभी भी, बिकॉज देर आर चांसेस कि जो लोअर लेवल्स बने थे इसमें विच वाज अराउंड द लेवल ऑफ 600 वो होल्ड करेंगे, लेकिन उसके 600 के होल्ड करने के बाद भी इनकी एंट्री को क्रॉस करके उसके ऊपर जाए और इनको इन द मनी लेके आए, दैट वुड बी अ जर्नी टू कंप्लीट। सो पेशेंस दिखाने को रेडी है तो बने रहे, 600 के एसएल को लगा के रखे ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड विथ पेशेंस एंड टाइम इन योर फेवर ये काउंटर आपको इन द मनी लेके जाएगा। ब्लू चिप कंपनी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रहना चाहिए, पर नियर टर्म में फॉर्मेशन शोज कि इट विल नीड सम टाइम टू परफॉर्म इन शो। जी मैम, हमारे एक सुपर चैट के ज़रिए भी एक दर्शक है जिन्होंने टाटा मोटर्स पे ही सवाल पूछा हुआ है। 722 की इनकी खरीद है, इसमें इनको क्या सजेशन रहेगा आपका? गुड अमाउंट ऑफ गुड लेवल ऑफ एंट्री, 722 की अगर इनकी एंट्री है तो इनको अगेन 600 के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे एसएल लगा लेना चाहिए, एंड इनके लिए पहला टारगेट होगा अराउंड, जस्ट अ मोमेंट, इनका पहला टारगेट होगा 840 का, और 840 क्रॉस होने के बाद एसएल को ट्रेल करना पड़ेगा इनको अगर बने रहना है। 840 के आसपास हल्की सी एक तकलीफ हो सकती है टेम्पररी, तो उसके बाद या तो बुकआउट करें या तो एसएल को ट्रेल करेंगे। उस टाइम पे हम जब वहां पे पहुंचेंगे तो हम दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। जी हिमांशु जी का एक लास्ट सवाल और रह गया था, कैनरा बैंक पर है इनका सवाल। 111 के भाव पे 100 शेयर हैं इनके पास कैनरा बैंक, इसमें क्या सलाह रहेगी मैम? जी, आने वाले 2-3 महीने इट्स लाइक पीएसयू बैंक्स का एक पूरा बास्केट बना सकते हैं, एंड द एंटायर बास्केट शुड मे बी प्रोबेबली परफॉर्म वेरी वेल। यहाँ पे कैनरा बैंक में 115 पे हम बैठे, 125 का पहला टारगेट हो सकता है, और 140 प्लस के टारगेट्स भी इसमें 6 मंथ्स प्लस के टाइम फ्रेम में दिखने के चांसेस है। पूरा सेक्टर जो है वो फिलहाल एक फ्लेवर ऑफ द सीजन बनने की उस पे है, and this being one of the stocks within the sector, this should do well. This should be continued to hold with targets of 125 and 140, SL होना चाहिए 95 पे। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। यूट्यूब से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक दर्शक, उन्होंने सवाल भेजा है। भारत नाम है दर्शक का, और सवाल है एसबीआई पर। एसबीआई के 125 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 828 के भाव पे, क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी मैम? 828 पे अगर एसबीआई लिया है तो उसको भी कंटिन्यू करना चाहिए, और मीडियम टर्म में इसका टारगेट हो सकता है 880 के आसपास, और उसके बाद अगर लॉन्गर टर्म में होल्ड करेंगे तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स, ब्लू चिप नेम, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही है, और 1000 प्लस के इसके टारगेट्स लगा के चल सकते हैं ओवर 1 ईयर प्लस टाइम फ्रेम। फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव 880 तक का टारगेट लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस होना चाहिए 750। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल ले लेते हैं अविनाश जी का, ये भी यूट्यूब से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। निपॉन ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 एट 200 रुपीज़ फॉर 1000 शेयर्स, शुड होल्ड फॉर 2 years और एग्जिट, ये इनका सवाल है मैम, क्या सलाह रहेगी? निपॉन ईटीएफ कौन सा आपने बताया? निपॉन ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 at 200 price for 1000 shares. Okay, just a moment. जी, Okay. निपॉन ETF में निफ्टी 150 में it is trading at around 218. yes. All right, okay. This looks good, and ये मीडियम टर्म में हमें 250 235 to 40 तक जाते हुए दिख सकता है। जब तक ये 200 के ऊपर रहेगा तब तक इसमें पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रविंद्र जी का सवाल है, ये भी यूट्यूब से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं आई टेक एंट्री ऑन टीडी पावर एंड बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया एट करंट प्राइस, प्लीज सजेस्ट। तो इन्होंने 2 शेयर लिए हैं, टीडी पावर एंड बैंको प्रोडक्ट इंडिया, करंट प्राइस पे, तो क्या सलाह रहेगी, क्या इनका ये डिसीजन सही रहा? ऑलराइट,
पहले सीजी पावर की बात करते हैं। सीजी पावर अगर करंट प्राइस पे लिया है तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट इज लुकिंग गुड एंड इट कुड डू वेल इन द कमिंग टाइम्स। एंड फिलहाल हम 685 के आसपास बैठे हैं। इसका मीडियम टर्म का टारगेट 800 की तरफ जा सकता है, 830 तक जा सकता है इनफैक्ट। एंड जब तक ये 600 के ऊपर है तब तक ये पॉजिटिविटी इस पे बरकरार रहनी चाहिए। दिस इज लुकिंग गुड। एंड दूसरा कौन सा था? बैंको प्रोडक्ट इंडिया, BANCO प्रोडक्ट इंडिया। Okay. Bank of Product India में as of now we are sitting at a price of 557 rupees। ये काउंटर है तो मोमेंटम में ट्रेंड क्लियर है एंड स्टॉक इज मेकिंग शार्प अपस्विंग्स, पर ये ओवरस्ट्रेड जरूर है। तो आपने अगर यहाँ पे इस भाव के आसपास अगर कोई फ्रेश एंट्री करी है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेवरदलेस अगर ऑलरेडी कर चुके हैं आप तो अब आप इसमें 500 का एसएल जरूर लगा लीजिए। आपको 500 के नंबर को होल्ड करते हुए देखना बहुत जरूरी है एंड अपसाइड पे आप अपना टारगेट जो है 625 का रख सकते हैं।